अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। लाश की हालत दरिंदों और गिद्धों ने ऐसी कर दी थी कि ये पता चलाना मुश्किल था कि इसे किस तरह हलाक किया गया है। गर्दन अभी सलामत थी, गर्दन पर गला घूटने के ये रस्सी के निशान नहीं थे। मेरे गांव से चारपाई मंगवाई, चारपाई के साथ साथ सारा गांव आ गया। कत्ल कोई भी हो जाए, हर किसी के लिए अफसोसनाक और सनसनीखेज होता है। ये तो गांव का खास आदमी था, इससे हर कोई डरता था। सरवरी जैसी खूबसूरत लड़की इस पर मरती थी और उसने ऐलान कर रखा था कि वो शादी करेगी तो इसी से करेगी। गांव वालों के लिए फैज़ का कत्ल बहुत बड़ा वाकया था, जो हैरानकुन भी था। फैज़ को कत्ल करने की भला कौन जुर्रत कर सकता है? अब ये मालूम करना मेरा काम था कि जिस टार्जन से जंगल के दरिंदे भी डरते थे, उसे कत्ल करने की जुर्रत किस इंसान ने की है। मैंने फैज़ की खाई हुई लाश को एक बार फिर गौर से देखा। देखते देखते मेरे जहन से निकल गया कि मैं थानेदार हूँ और मुझे तफ्तीश करनी है। इस ख्याल ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि इंसान जिंदा होता है तो उसे ना खुदा याद रहता है और ना खुदा का कानून। उसे दौलत मिल जाए तो खुद को अपने से कमज़ोर इंसानों का बादशाह समझ लेता है। मेरे सामने जिसकी लाश पड़ी थी वो गांव की सबसे ज़्यादा हसीन लड़की को अपनी मिल्कियत समझता था। लड़की के बाप और भाइयों के लिए वो दहशत बना हुआ था। इसके दिमाग में फिरौनियत इतनी थी कि इसके डर से इस लड़की का रिश्ता लेने की कोई जुर्रत नहीं करता था। दो ने जुर्रत की थी। एक को उसने मार पीट कर ऐसा खौफजदा किया कि उसने शादी का दिन मुकर्रर होने के बावजूद शादी से इनकार कर दिया, और दूसरे को उसने अपने कानून के तहत कैद में डाल दिया। ये शख्स शराबी था। शराब और अमीरी ने उसे फिरौन बना दिया था। इसे मालूम नहीं था कि जहां उसने एक अमीर आदमी को कैद में रखकर यह हुक्म दिया है कि जब ये लाश की तरह हो जाए तो इसे छोड़ देना, वहां इसकी अपनी लाश पड़ी होगी और इसे गिद्ध और गीदड़ खाएंगे। उसने मौत को भी शायद अपना गुलाम समझ लिया था, मगर खुदा ने उसे ऐसी मौत दी कि दूसरों के लिए इबरत का सामान बन गया। अगर मैं थानेदार ना होता तो उसकी लाश गांव के वस्त में जा रखवाता और लोगों को बुलाकर दिखाता और कहता कि ये देख लो, इंसान का अंजाम और गुनाहों की सज़ा। अगर इंसान इबरत हासिल नहीं करते, दूसरों के अंजाम देखकर भी अपने आप को धोखे में देते रहते हैं, तो उनका अंजाम ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के लाश के इर्द गिर्द फैज़ के ख़ानदान की औरतें सीना कूबी शुरू कर चुकी थीं। मैं किसी को करीब नहीं आने दे रहा था। मर्द धाड़े मार रहे थे। मेरा ख्याल है कि सरवरी का बाप और भाई खुश होंगे। सरवरी की हालत का मुझे कुछ पता न चला। वो अपने घर में बैठी रो रही होगी। मैंने लाश चारपाई पर रखवा दी। नाव से ऊपर का धड़ इकट्ठा रहा। दोनों टांगें अलग और एक बाजू अलग हो गया। टांगों की हड्डियां समेटकर चारपाई पर रखी गईं। इस हालत में लाश कस्बे के सिविल सर्जन के पास पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और मैं खुद वहीं तफ्तीश में मसरूफ़ हो गया। कस्बे में आम किस्म के पोस्टमार्टम का इंतज़ाम था। मैंने सबसे पहले कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और फिर पूछगछ शुरू कर दी। ये तो बड़ा लंबा सिलसिला होता है, ज़रूरी नहीं कि इसकी तफसील आपको सुनाऊं। मैं आपको इंतहाई ज़रूरी हिस्से सुनाऊंगा। मेरा दिमाग तेज़ी से सोच रहा था कि कातिल कौन हो सकता है। एक ख्याल ये था कि इसका याराना आधी मुजरिमों के साथ था। इनमें से किसी ने इसे ख़त्म कर दिया होगा। दूसरा शक ये कि कोई आदमी उसके हाथों इतना तंग आ चुका होगा कि उसने मौका देखकर इंतकाम ले लिया। तीसरा शक ये था कि उसने किसी की बेटी या बहन की इज्जत पर हाथ डाला होगा। ये तो हो नहीं सकता था कि नसीर ने इंतकामी कार्रवाई की हो, वो तो खुद इसकी कैद में था। नसीर का ख्याल आते ही मुझे याद आ गया कि मेरे साथी मुखबिर ने मुझे बताया था कि नादिर अली फैज़ के गांव में नसीर का पता करने आया था। वो रात सरवरी के घर ठहरा था। सुबह गया। मुखबिर ने देखा कि नादिर अली गांव से निकल गया तो फैज़ उसके पीछे गया था। उसे जाता देखकर सरवरी के दोनों भाई हाथों में डंडे लिए उसके पीछे चले गए थे। वो तो वापस आ गए थे, फैज़ वापस नहीं आया। नंबरदार ने भी और फैज़ के जुराइम पेशा साथियों ने भी मुझे बताया कि फैज़ किसी को बताए बगैर कहीं चला गया है। तो क्या सरवरी के दोनों भाई और नादिर अली फैज़ के कातिल हैं? मैं जूं गौर करता था, मुझे यही महसूस होता था कि यही तीन कातिल हैं। सरवरी के भाइयों के मुतालिक मुझे बताया गया था कि शरीफ लड़के हैं, फैज़ से वो टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा कुछ और था। मैंने बुज़दिलों के दिन दहाड़े कत्ल करते हुए देखा है।
उनके साथ नादिर अली होगा, उसने उनका हौसला बढ़ाया होगा। खोजी आ गया, लेकिन सूरज गुरूब हो गया। मैंने उस इलाके में पहरे का इंतजाम कर दिया ताकि कोई आदमी रात को इधर आकर खुरे मिटाने की कोशिश ना करे। मैंने गांव में नंबरदार की बैठक में डेरा डाल दिया। सरवरी के भाइयों पर मुझे शक था, लेकिन मैंने अभी इन्हें तफ्तीश में शामिल करना मुनासिब ना समझा। फैज़ के साथी हथकड़ियों में बंधे हुए मेरे साथ थे। इन्हें मैंने हवालात में रखने की बजाय गांव में ही रखा। इन्हें खाना खिलाया और इनसे पूछगछ करता रहा। वो हैरान थे कि फैज़ को कौन कत्ल कर सकता है। मैंने ये मालूम करने की कोशिश की कि फैज़ की दुश्मनी किसी नामी गिरामी डाकू या जुआरी से होगी, मगर मुझे कोई खातिर खा जवाब ना मिला। रात को मैंने कागजात तैयार किए और जहाँ जहाँ भेजने थे भेज दिए। रात को मैंने ये कार्रवाई भी की कि अपने एएसआई को पैगाम भेजा कि पैगाम मिलते ही नादिर अली के घर चला जाए और वो जिस हालत में हो उसे थाने ले जाए, मगर हवालात में बंद न करे। उस पर एक कांस्टेबल खड़ा कर दे। पैगाम ले जाने वाले इसी आदमी से मैंने कहा कि एएसआई अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर मुझे भेज दे। नंबरदार को मैंने बहुत जलील किया कि एक आदमी गांव में इस हद तक मनमानी करता रहा कि एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, और नंबरदार बजाय उसका हाथ रोकने के या थाने में इतला देने के उसका दोस्त बना रहा और उसने मेरे हाथों उसे बचाने की कोशिश की। नंबरदार मेरे आगे हाथ जोड़ता और माफिया मांगता रहा। उसने मेरे आगे अपना सीना खोल कर रख दिया, मगर फैज़ के कातिल का कोई इशारा न मिला। उसने ये भी बताया कि फैज़ नौजवान लड़कियों का शिकारी था, लेकिन सरवरी वाहिद लड़की थी जिसके साथ उसकी मोहब्बत पाक थी, और उसकी वजह यह थी कि सरवरी शादी से पहले पाक रहना चाहती थी। रात भर की झकझक से मुझे कुछ भी हासिल ना हुआ। आधी रात के बहुत बाद मुझे थाने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई और ये इतला भी कि नादिर अली को थाने में बिठा लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हतमी नहीं थी, चूंकि लाश में फेफड़े, तिल्ली, दिल, जिगर, मैदा, आंतड़ियां और गुर्दे वगैरह नहीं थे। इसलिए डॉक्टर मौत का सबब मालूम न कर सका। वो लाश को माहिरीन के मुआयने के लिए दिल्ली भेज रहा था। अलबत्ता डॉक्टर ने मुझे बड़े काम का एक सुराग दे दिया। लाश के कंधे, गर्दन, चेहरा और पीठ का बालाई हिस्सा शोल्डर ब्लेड सलामत था। डॉक्टर ने लिखा कि पीठ पर लंबे और नीले निशान हैं। ऐसे ही निशान गर्दन के साथ कंधे पर भी हैं और सर में 3 जगहों पर भी ज़रबों के निशान हैं। ये बड़ी वाज़ेह शहादत थी कि मकतूल को लाठियों से मारा गया है, चूँकि जिस्म का बेशतर हिस्सा खुसूसन पेट गायब था। इसलिए ये मालूम करना मुश्किल था कि मकतूल को तेज़ धार आले से मारा गया है या नहीं। ये मालूम करना भी मुश्किल था कि मकतूल को मरे कितने दिन गुजर गए हैं। ताहम सिविल सर्जन ने 3 दिन लिखे थे। लाठियों की ज़रबों से मुझे याद आ गया कि मेरे मुखबिर ने मुझे थाने में बताया था कि सरवरी के भाई जब नादिर अली और फैज़ के पीछे गए थे तो दोनों भाइयों के हाथों में जो डंडे थे वो कितने मोटे और किस किस्म के थे, और क्या नादिर अली के पास भी कुछ था। मुखबिर ने बताया कि उसे अच्छी तरह याद है कि नादिर अली के हाथ में बेत का मोटा डंडा था जिसकी लंबाई गज के लगभग थी। ये उस जमाने में लोग हाथ में रखा करते थे। सुबह तुलू होते ही मैं खोजी को लाश की बरामदगी की जगह ले गया। मैंने खुद भी खुरे देखने की कोशिश की। बहुत देर बाद खोजी को खुरा मिल गया। वो इस पर चलता गया। उसने बताया कि ये 3 आदमियों के खुरे हैं। उन दिनों ना मैं बरसा था ना आंधी आई थी, इसलिए खुरे मौजूद थे, बुझे नहीं थे। दूसरा फायदा यह हुआ कि इस तरफ से और कोई गुजरा भी नहीं था। खुरे टीलों के दरमियान से होते ऊपर चले गए। ऊपर जमीन और ज्यादा कच्ची थी। तीनों खुरे साफ नजर आते रहे। 2-3 जगहों पर खोजी ने बताया कि यहाँ पर तीनों रुके हैं और एक जगह इधर उधर होकर आगे चल पड़े हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि उन्होंने लाश उठा रखी है? मैंने पूछा। मेरा मतलब है कि उन्होंने कोई ऐसा बोझ उठा रखा है कि उन्हें रुककर बोझ के लिए जगह बदलने की जरूरत पड़ रही है। उनकी चाल ऐसी नहीं लगती कि तीनों बड़े आराम से ये कुदरती तरीके से चले गए हों, खोजी ने कहा। इनके पांव ठीक तरह नहीं पड़े। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बोझ उठा रखा है। जहां हम एक ऐसी जगह रुककर देख रहे थे जहां तीनों रुके और इधर उधर हुए थे, वहां एक डंडा पड़ा था। ये 1.5 इंच मोटा और 1 गज से कुछ कम था। ये ऊपर से गोल किया गया था। मैंने डंडा उठा लिया। हम और आगे गए तो एक जगह खोजी रुक गया। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। मैंने देखा वहां खोजी की आंख की जरूरत नहीं थी।
जमीन नरम थी, खुरे गटमट थे और दूर दूर तक फैले हुए थे। यहाँ लड़ाई हुई थी। खोजी ने गौर से खुरे देखे, उसे 2 खुरे अलग मिल गए। ये उन तीनों में से थे जो यहाँ से लाश की जगह तक गए थे। वहां से पगडंडी तकरीबन 1 फर्लांग दूर थी। रास्ते में खेत आ गए थे, इसलिए खुरा उठाना मुश्किल हो गया। खोजी अपने फन में हैरान कुन हद तक महारत रखते थे। वो खोजी आगे भी खुरा चला सकता था। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैंने कातिलों का सुराग पा लिया हो। मैंने खोजी को साथ लिया और गांव में चला गया। नंबरदार की बैठक में जाकर सरवरी के दोनों भाइयों को बुला लिया। पहले बड़े भाई को अंदर बुलाया। उसकी उम्र 18 साल के लगभग थी, खूबसूरत नौजवान था। उसका चेहरा बता रहा था कि खौफ से उसका रंग नॉर्मल नहीं रहा है। मैं थका हुआ था, इसलिए पलंग पर बैठ गया था। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरकर शफकत के लहजे में कहा, डरने और घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारे माथे पर लिखा है कि तुम गैरतमंद भाई हो। मुझे थानेदार ना समझो, अपना भाई समझो। यहाँ हम दोनों बैठे हैं, कोई तीसरा आदमी नहीं। मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं, दिल खोलकर मुझे बता दो। मुझे बहुत खुशी है कि इस आदमी के कत्ल हो जाने से तुम्हारा गांव पाक हो गया है। वो बदस्तूर घबराहट में था। मैंने और ज्यादा बेतकल्लुफी से बात की, लेकिन उसकी जुबान ना खुली। डंडा जो मुझे खुरा देखते हुए मिला था वो पलंग पर पड़ा था। मैंने डंडा उठाकर उसके आगे किया। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे छोटे भाई का? मैंने पूछा। वो बिदक गया और मुझे आंखें फाड़कर देखने लगा। ये डंडा तुम्हारे पास था या तुम्हारे भाई के पास? उसने जवाब ना दिया। वो बेशक शरीफ लड़का था और देहाती भी था, लेकिन राजपूत जात का और खुशहाल जमींदार का बेटा था। मैंने देखा कि उसके चेहरे से घबराहट कम हो रही थी। तुम नादिर अली के साथ कहाँ तक गए थे? थोड़ी दूर तक, उसने जवाब दिया। तुम तो गांव के बाहर ही रुक गए थे। मैंने कहा। फिर तुम दोनों भाई घर आकर और डंडे उठाकर नादिर अली के पीछे क्यों दौड़े गए थे? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब देकर मेरी तसल्ली कर दो और छुट्टी करो। पुलिस की तसल्ली तो खुदा भी नहीं कर सकता, उसने कहा। आप मुझसे सीधा सीधा ये पूछें कि फैज को तुमने कत्ल किया है, फिर तुम क्या जवाब दोगे? कि मैंने उसे कत्ल नहीं किया, उसने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया। अगर मैं कहूँ कि कातिल तुम हो, तुम्हारा छोटा भाई है और नादिर अली है, तो क्या करोगे? या अली का नारा लगाकर फांसी चढ़ जाऊंगा, उसने जवाब दिया। इसके बाद मैंने प्यार और मोहब्बत के सारे दांव आजमा लिए। इस नौजवान के मुंह से हार नहीं निकली। उसका खौफ खत्म हो चुका था। बेगुनाह के इनकार और गुनाहगार के इनकार में फर्क होता है, और इस फर्क को कोई माहिर नफ्सियात ही समझ सकता है या थानेदार। उसका इनकार बता रहा था कि वो मुजरिम है, हालांकि वो बड़ी जानदार आवाज में इनकार कर रहा था। मैंने उसे ये भी कहा कि उसने किसी मासूम और बेगुनाह को कत्ल नहीं किया, और मुझे खुशी है कि उसने शरीफों की इज्जत के साथ खेलने वाले को कत्ल किया है और सारे गांव के साथ नेकी की है, और मैं उसे फांसी नहीं चढ़ने दूंगा। मगर उसने अपना इनकार बरकरार रखा। मुझे गुस्से की बजाय हंसी आ गई। उसे बाहर बैठने को कहा और उसके छोटे भाई को अंदर बुलाया। उसकी उम्र 16 साल भी पूरी नहीं हुई थी। यह लड़का अपने बड़े भाई से ज्यादा खूबसूरत था और उसके चेहरे पर मर्दाना वकार था। फैज के किरदार और उसकी मुजरिमाना हरकतों की मैं कहानियां सुना चुका था और सुन भी चुका था। मैं ये भी सुन चुका था कि इन भाइयों की बहन की शादी का दिन मुकर्रर हो चुका था, मगर फैज ने होने वाले दूल्हा को ऐसे जालिमाना तरीके से मारा पीटा और ऐसा डराया कि उसने शादी से ही इनकार कर दिया। मैं खुद इसी माशरे का और ऐसे ही देहात का रहने वाला था। मैं बड़ी अच्छी तरह जानता था कि लड़की के वालिदैन और इन दोनों भाइयों पर क्या गुजरी होगी। ये सब गांव में मुंह छुपाए फिरते होंगे। इनकी खुशियों पर पानी पड़ा और बेइज्जती अलग हुई। मैंने इस कमसिन लड़के को देखा तो मुझे इस पर तरस आ गया। उसने मजबूर होकर कानून अपने हाथ में ले लिया था। मैं सोचने लगा कि इसे उम्र कैद हो गई तो इसकी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो मेरे सामने खड़ा था और मैं सोच में डूबा हुआ था। मालूम नहीं कितना वक्त गुजर गया। मैंने चौंक कर उसे देखा और उसे पलंग पर बैठने के लिए कहा। तुम्हारे भाई ने सारी बात सुना दी है। ये मैं जज्बात से निकलकर थानेदारी में आ गया और इस लड़के की पीठ पर हाथ रखकर कहा कि घबराओ नहीं, सजा भी मेरे हाथ में है, माफी भी मेरे हाथ में है। मैंने तुम्हारे भाई से कह दिया है कि डरने की कोई बात नहीं। तुमने जो किया है अच्छा किया है। इस बदकार और बेगैरत आदमी का अंजाम यही होना चाहिए था। तुमने तो उसकी लाश नहीं देखी, तुमने उसे कत्ल किया और उसकी लाश कुत्तों और गिद्धों ने खाई। मुझे तुम्हारी जुबान से सारा वाकया सुनने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे भाई ने हर एक बात बता दी है, फिर भी तुम मुझे सुना दो, मैं तुम्हारी बचत का रास्ता निकाल लूंगा।
मैंने उसे सोचने का मौका न दिया और कहा, ये डंडा रास्ते में क्यों फेंक दिया था? हम तीनों ने लाश उठा रखी थी, उसने जवाब दिया। डर था कि कोई देख लेगा। रास्ते में हमने हाथ बदले तो डंडा गिर पड़ा। लड़के ने मेरी हौसला अफजाई और मेरे लुक्मों से सारी कहानी सुना दी। उसने मकतूल की इखलाकी हालत वही सुनाई जो मैं आपको सुना चुका हूँ। लड़के के बयान के मुताबिक मकतूल खुद भी गुंडा था और उसका दोस्ताना भी गुंडों और डाकुओं के साथ था। शराब पीता था, नंबरदार उसका दोस्त था। उन्होंने सारे गांव को डरा कर रखा हुआ था। सरवरी के छोटे भाई ने एक नया वाकया सुनाया। 2 साल गुजरे, ये लड़का खेतों में गया। उसके हाथ में गुलेल थी। एक फाख्ता को उसने गुल्ला मारा, फाख्ता दरख्त से गिरी, फिर उड़ी और फिर गिर पड़ी। लड़का उसके पीछे गया, फाख्ता गिरती और भागती रही। लड़का दूर निकल गया। 2 आदमी मालूम नहीं कहाँ से आए। एक ने लड़के के मुंह पर हाथ रखा और मुंह पर कपड़ा बांध दिया। दूसरे ने उसे उठा लिया, फिर उसकी आंखों पर भी कपड़ा बांध दिया गया। उसे किसी कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। तीसरे रोज कमरे का दरवाजा किसी के बड़े जोर के धक्के से खुला। लड़के ने देखा कि फैज कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में खंजर था। लड़का डर गया। 2 आदमी दौड़ते हुए कमरे में आए। उन्होंने फैज को ललकार कर कहा कि जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। फैज ने कहा कि मैं लड़के को लेकर जाऊंगा। फैज ने दोनों पर खंजर के कई वार किए, लेकिन किसी को खंजर न लगा। वो 2 आदमी खाली हाथ थे। वो फैज को पकड़ने की कोशिश करते थे। आखिर वो फैज से डरकर भाग गए और फैज लड़के को ले आया। फैज लड़के को इसके घर ले आया। घर वाले रो रो कर बुरा हाल कर रहे थे। सबसे ज्यादा बुरी हालत सरवरी की थी। फैज ने बताया कि उसने गांव गांव जाकर लड़के का सुराग लगाने की कोशिश की थी। आखिर उसे पता चल गया और वो अपनी जान खतरे में डालकर लड़के को छुड़ा लाया। फैज ने कहा कि लड़का चूंकि बहुत खूबसूरत है, इसलिए वो आदमी उसे किसी नवाब या किसी महाराजा के हाथ बेचना चाहते थे। तुमने उन दोनों को देखा तो था? मैंने उससे पूछा, तुम उन्हें पहचान सकते हो? बहुत अच्छी तरह देखा था, उसने कहा। ये जो 2 आदमी बाहर हथकड़ी में बंधे हुए हैं, शायद यही थे। मैंने फैज के दोनों साथियों को अभी साथ ही रखा हुआ था, क्योंकि किसी न किसी निशानदही के लिए मुझे उनकी ज़रूरत महसूस हो सकती थी। जब इस लड़के ने अपने अगवा की दास्तान सुनाई तो उसने 2 साल बाद उन दोनों को पहचान भी लिया। मुझे कुछ शक हुआ जो मैंने जहन में महफूज कर लिया। मैं पहले उस लड़के का बयान लेना चाहता था। लड़के ने बताया कि इसके बाद फैज उनके घर आने जाने लगा। लड़के के मुतालिक माँ बाप और बड़े भाई को तो परेशान होना ही था। सरवरी बहुत परेशान रहने लगी। लड़के ने बताया कि सरवरी को उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। लड़का अब भी यानी 2 साल बाद भी बाहर निकलता था तो सरवरी दरवाजे में खड़ी उसे देखती रहती थी। अगर वो बाहर कुछ देर लगा देता तो सरवरी उसे ढूंढती फिरती थी। रात को लड़के की चारपाई अपनी चारपाई के साथ जोड़कर बिछाती थी। माँ बाप सरवरी के इस दीवानावार प्यार पर हंसते भी थे और परेशान भी होते थे। लड़का कभी कभी इसके प्यार से तंग आ जाता था। फैज ने सरवरी का रिश्ता मांगा। लड़के ने अपने बाप को उसकी माँ से ये कहते सुना कि फैज शादीशुदा है और अपनी बीवी को अपने घर बसाता नहीं। दूसरी खराबी यह है कि आदमी बदचलन है, शराबी और जुआरी है। माँ ने भी रिश्ता देने से इनकार कर दिया। लड़की का रिश्ता मांगने 2 घराने आए। दोनों एक एक बार आए, फिर उन्होंने इधर का रुख ही ना किया। लड़के यानी कि सरवरी के भाई को अब आकर पता चला कि सरवरी फैज को चाहती है और जो कोई इसका रिश्ता लेने आता है उसे फैज धमकी देकर डरा देता है और यह भी कहता है कि सरवरी की इसके साथ गहरी दोस्ती है और वो किसी और को कबूल नहीं करेगी। लड़के ने उस लड़के का वाकया भी सुनाया जिसने शादी का दिन मुकर्रर होने के बावजूद शादी से इनकार कर दिया था। सरवरी के इस छोटे भाई ने मुझे सुनाया कि गांव में ये मशहूर हो गया कि सरवरी कहती फिरती है कि वो फैज के साथ ही शादी करेगी। लड़के ने सरवरी से पूछा और सरवरी से यह भी कहा कि उसके मुतालिक जो मशहूर हो गया है वो अगर सच है तो वो इसे जान से मार देगा। सरवरी ने उसे कहा कि हाँ, मैंने कहा है कि मैं फैज के साथ ही शादी करूंगी, लेकिन ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए कहा है। लड़का बहुत हैरान हुआ कि उसकी खातिर उसकी बहन फैज जैसे बदमाश को क्यों पसंद कर रही है। सरवरी ने उसे कहा कि अगर फैज ना होता तो तुम कभी के अगवा या कत्ल हो चुके होते। फैज को मैं तुम्हारी हिफाजत की ये कीमत दे रही हूँ कि उसके साथ शादी करूंगी। सरवरी ने लड़के को यकीन दिलाया कि फैज के साथ उसके ताल्लुकात पाक साफ हैं। लड़के ने सरवरी के दिल से ये वहम निकालने की बहुत कोशिश की कि वो अगवा हो जाएगा, मगर बहन अपने छोटे भाई के लिए पागल हुई जा रही थी। उनका बाप शरीफ आदमी था। उसे भी फैज ने धमकी दे रखी थी कि सरवरी का रिश्ता बाहर चला गया तो सारे खानदान का अंजाम बड़ा खौफनाक होगा।
ये दोनों भाई तंग आ चुके थे। बाप इन्हें लड़ाई झगड़े से मना करता रहता था। आखिर नसीर ने नादिर अली के लिए बात की। सरवरी के बाप ने रिश्ता दे दिया। फैज को पता चला तो उसने नसीर को धमकी दी। नसीर फिर भी आता रहा। नसीर आखिरी बार आया तो सरवरी के बाप ने उसे कहा कि नादिर अली की माँ से कहे कि अब वो खुद आए और मंगनी कर ले या सीधा सीधा शादी का दिन मुकर्रर कर ले। नसीर ने दोनों भाइयों को बताया था कि फैज उसे धमकियां दे रहा है और वो फैज का चैलेंज कबूल कर चुका है। नसीर चला गया। तीसरे चौथे रोज एक आदमी शहर से आया जिसने अपना नाम नादिर अली बताया। उसने कहा कि नसीर उसी के रिश्ते की बात चला रहा है और वो इसलिए आया है कि नसीर वापस नहीं पहुंचा। नादिर अली की सरवरी के बाप के साथ ये पहली मुलाकात थी। बाप ने उसे रात वहीं ठहरने के लिए कहा। नादिर अली ने सरवरी के बाप से कहा कि नसीर ने उसे फैज की गुंडागर्दी की कुछ बातें सुनाई हैं। बाप के आंसू निकल आए। उसने कहा कि वो फैज से बचने की कोशिशें कर रहा है। अगर उसने फैज के साथ टक्कर ली तो उसके दोनों बेटे जवान हैं, ये मारे जाएंगे या किसी को मारकर फांसी चढ़ जाएंगे। नादिर अली अपनी दुनिया का बादशाह और बड़े मजबूत दिल वाला जवान था। उसने सरवरी के बाप से तो कुछ न कहा। दोनों भाइयों को अलग बिठाकर कहा कि फैज से टक्कर लेनी है और उसके होश ठिकाने लाने हैं। दोनों भाई पहले ही तैयार थे। वो सोचते रहे कि कब टक्कर ली जाए। नादिर अली ने कहा कि शादी पर मौका मिल जाएगा। इस मकसद के लिए वो शहर से आदमी बारात के साथ लेकर आएगा। इन्हें मालूम नहीं था कि ये मौका अगले ही दिन पैदा हो जाएगा। दोनों भाई नादिर अली से बहुत मुतासिर हुए और शेर हो गए। अगली सुबह नादिर अली उनके घर से रवाना हुआ। दोनों भाई गांव से बाहर तक उसके साथ गए। लड़के ने मुझे बताया कि नादिर अली नसीर के मुतालिक बहुत परेशान था और उसकी तलाश में एक और गांव को जा रहा था जहां नसीर दरख्त खरीदने के लिए जाया करता था। दोनों भाइयों ने गांव के बाहर नादिर अली को अलविदा कहा और उसे जाते हुए देखते रहे। वो इन दोनों को बहुत अच्छा लगा था। नादिर अली दूर निकल गया तो उन्होंने देखा कि फैज बहुत तेज तेज नादिर अली के पीछे जा रहा था। भाइयों ने आपस में बात की कि फैज नादिर अली का रास्ता रोकेगा और उसे धमकी देगा, चलो आज ही टक्कर हो जाए। नादिर अली के पास बेत का मोटा डंडा था। इन भाइयों को मालूम था कि फैज अपने पास चाकू या खंजर रखता है। दोनों अपने घर आए। उनका इरादा कत्ल करने का नहीं था, वरना वो कुल्हाड़ियां लेके जाते। उन्होंने डंडे उठाए और घर वालों को बताए बगैर निकल गए। किसी को भी शक न हुआ कि ये लड़के कितनी संगीन वारदात करने जा रहे हैं। उनका इरादा ये था कि फैज को डंडों से पीटेंगे। दोनों उधर चले गए जिधर फैज और नादिर अली गए थे। वो नजरों से ओझल हो गए थे। आगे जमीन नीची चली जाती थी। दोनों बहुत तेज तेज गए। देखा कि फैज ने नादिर अली को रोक लिया था और वो बातें कर रहे थे। भाई करीब गए तो नादिर अली फैज से कह रहा था कि वो कोई और थे जो तेरे रौब में आ गए थे। फैज ने दोनों भाइयों को देखा तो इन्हें कहा, इसे मेरे हाथ से मरने से बचाओ लड़कों, और इसे बताओ कि तुम दोनों इसके नहीं मेरे साले बनोगे। छोटे भाई ने मुझे बड़े इत्मीनान से बयान देते हुए बताया कि फैज की ये बात सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया। वो फैज के पहलू की तरफ खड़ा था। उसने पूरी ताकत से डंडा फैज के सर पर मारा, लेकिन उसने सर बचा लिया और डंडा उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर पड़ा। वो दोहरा हो गया। लड़के ने दूसरा डंडा उसकी पीठ पर मारा और उसके साथ उसके बड़े भाई ने और नादिर अली ने फैज पर डंडों का मेह बरसा दिया। उसकी पगड़ी सर से उतर गई और उसके नंगे सर पर भी डंडे पड़े। उनका इरादा कत्ल का नहीं था, लेकिन दोनों भाई बावले हो गए थे। फैज पीठ के बल पड़ा था और दोनों भाई उसके पेट पर और सीने पर डंडे मार रहे थे। नादिर अली ने कहकहा लगाकर कहा, ओए शेरो, बदबख्त मर गया है, रुक जाओ। उन्होंने नब्ज़ें देखी। वो मर चुका था। वो जगह नशे भी थी और अभी सूरज नहीं निकला था। उन्हें किसी ने भी ना देखा। इलाके से वो वाकिफ थे। खून का एक कतरा ना निकला। लड़के ने मुझे बताया कि उन्होंने लाश किस तरह उठाई और वीरान इलाके में गए तो इन्हें टीले में एक फराख सुराख नजर आया। उन्होंने लाश सुराख यानी गुफा में रखकर आगे धकेल दी। नादिर अली ने दोनों भाइयों से कहा कि खा कुछ भी हो जाए, अगर शक में पकड़े जाओ तो जुर्म का इकरार ना करना। इन्हें तसल्ली, दिलासा और हौसला देकर नादिर अली अगले गांव चला गया और दोनों भाई अपने घर आ गए। उन्होंने घर में किसी को न बताया कि वो फैज को कत्ल कर आए हैं। इस नौउम्र लड़के ने जिस अंदाज और जिस दयानतदारी से मुझे अपने जुर्म की तफसील सुनाई, इससे मेरा दिमाग किसी और तरफ चल पड़ा। उस वक्त मैं भी जवान था। खून जल्दी जोश में आ जाता था। मैंने उसके बड़े भाई को अंदर बुलाया
और उसे बताया कि तुम्हारे भाई ने मुझे कहानी सुना दी है। बड़े भाई के चेहरे पर गुस्से का रंग आया। मैंने उसे अपने पास बिठाकर जब अपना इरादा बताया तो वो कितनी ही देर मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। उसे मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने उसे ठंडा कर लिया और वो भी इकबाली बातों पर उतर आया। मैंने फैज़ के दोनों जुराइम पेशा साथियों को लड़कों की मौजूदगी में अंदर बुलाया। वो हथकड़ियों में थे। मैंने उनकी हथकड़ियाँ खुलवा दी और कांस्टेबल को बाहर भेज दिया। उनसे पूछा कि 2 साल गुजरे, क्या उन्होंने इस लड़के को अगवा किया था? मुझे एक शक था जिसका ताल्लुक सरवरी के साथ था। मैं वजाहत या तरदीद चाहता था। गो कत्ल की वारदात के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था। इन दोनों आदमियों ने मुझे ये बताकर मेरा शक यकीन में बदल दिया कि ये एक नाटक था जो फैज़ ने खेला था। उसे मालूम था कि सरवरी अपने छोटे भाई के साथ पागलों की तरह प्यार करती है। फैज़ ने अपने इन साथियों से कहा कि वो इस लड़के को अगवा कर लें और उसकी आंखों पर कपड़ा बांधकर ईंटों के पुराने भट्टे की कोठरी में पहुंचा दें। एक दिन रात वहीं रखें। फिर वो वहां ऐसे पहुंचेगा जैसे अचानक आ गया हो। वो दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिर दोनों भाग जाएंगे और फैज़ लड़के को सरवरी के हवाले करके कहेगा कि मैं जान पर खेल कर तुम्हारे भाई को छुड़ा लाया हूँ, वरना लड़का किसी नवाब या महाराजे के महल में पहुंचा दिया जाता। उन्होंने ये नाटक कामयाबी से खेला। दोनों भाइयों को और दोनों जुराइम पेशा अफराद को मैंने हथकड़ियों के बगैर नंबरदार और कांस्टेबलों के साथ थाने को रवाना कर दिया। सरवरी के बाप को अंदर बुलाया तो 20-21 साल की उम्र की एक बड़ी ही हसीन लड़की दौड़ती हुई अंदर आई और मेरे कदमों पे गिर पड़ी। ये सरवरी थी। उसका बाप भी अंदर आ गया। मैंने बाप से कहा कि वो जरा बाहर ही ठहरे। जब वो बाहर निकला तो मैंने सरवरी को उठाया। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। मेरे भाइयों को कहाँ भेज दिया है? उसने मेरी ठोड़ी पकड़कर कहा। अगर दोनों को नहीं छोड़ सकते तो छोटे को तो छोड़ दो, उसकी जगह मुझे पकड़ लो। उसने छोटे भाई की रिहाई के लिए जिस तरह मिन्नतें की और जिस तरह अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दिए, उससे मेरे जज्बात उबल पड़े। उसे संभालना दुश्वार हो गया था। देखो सरवरी, मैंने उस पर काबू पाने के लिए कहा, तुम्हारे पीछे एक आदमी कत्ल हो गया है और 2 इतने जवान और खूबसूरत तुम्हारे भाई पकड़े गए हैं। तुमने एक बदमाश को दिल में बिठाकर क्या हासिल किया है? वो जैसे पत्थर का बुत बन गई हो। उसने मुझे घूर कर देखा और फिर बोली, मैंने किसी बदमाश को दिल में नहीं बिठाया। क्या तुमने ये ऐलान नहीं कर रखा था कि तुम फैज़ के सिवा किसी और से शादी नहीं करोगी? नहीं, उसने जवाब दिया। आप मेरी बात पर एतबार नहीं करेंगे। अल्लाह के सिवा कौन जानता है कि सच क्या है और झूठ क्या है? बैठ जाओ सरवरी, मैंने कहा। कोशिश मेरी भी यही है कि तुम्हारे भाइयों को बचा लूं। मुझे ये बताओ कि फैज़ के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक था? अगर अपने भाइयों को बचाना चाहती हो तो सच बोलना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे सच्ची बात बता दो। कुरान मजीद मंगवा लो, उसने कहा। मैं अल्लाह का पाक कलाम सर पर रखकर बात करूंगी। उसने अपने छोटे भाई के अगवा का वाकया सुनाकर कहा कि उनके घर में 2 दिन तक मातम का मंजर बना रहा। सरवरी की अपनी जो हालत हुई वो उसने यूं सुनाई। मैं बाहर को दौड़ती थी और घर वाले मुझे जकड़ जकड़ कर रखते थे। मैं चीखती थी। मैं जानती थी कि गांव के तमाम मर्द मेरे भाई को ढूंढने निकल गए हैं। वो खड्डों, नालों, गारों और वीरानों में मेरे भाई को ढूंढ रहे थे, मगर मैं घर में नहीं बैठ सकती थी। मुझे इस भाई के साथ जो प्यार है वो हर बहन को अपने भाई से नहीं होता। मैं औरतों से कहती थी कि जो आदमी मेरे भाई को वापस ले आएगा उसे मैं वो इनाम दूंगी कि सब हैरान रह जाएंगे। उसने बताया कि फैज़ के साथ उसने कभी खुलकर बात नहीं की थी क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं था। वो दूसरों की बेटियों के पीछे पड़ा रहता था। वो सरवरी के घर गया और कहा कि वो लड़के की तलाश को जा रहा है। उसने इस शक का इजहार किया कि लड़के को बुर्दा फरोश और बड़े खतरनाक डाकू उठाकर ले गए हैं और वो उनके अड्डे जानता है। उसने कहा कि वो अपनी जान पर खेलकर लड़के को ले आएगा। वो लड़के को घर ले आया। लड़के ने सबको सुनाया कि फैज़ किस दिलेरी से लड़कर उसे छुड़ा लाया है। उसने सबको बताया कि उसे किस तरह अगवा किया गया था, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि जिस कमरे में उसे कैद रखा गया था वो कहाँ है। फैज़ उसे इस कमरे से निकालकर बड़ी दूर ले गया और दूर से घुमाकर घर लाया था। सरवरी ने अपने भाई को सीने से लगा लिया। फैज़ खूबरू जवान था, उसे नापसंद नहीं किया जा सकता था और अब तो वो हीरो बन गया था। सरवरी को वो बहुत अच्छा लगने लगा। सरवरी उसकी गिरविदा हो गई। दूसरे तीसरे दिन फैज़ ने सरवरी से मिलने का मौका पैदा कर लिया। सरवरी उसे बेतकल्लुफ़ी और एहसानमंदी से मिली। फैज़ लड़कियों के मामले में उस्ताद था। उसने सरवरी को ये तासुर दिया कि वो दिन रात उसी के तसव्वुर से दिल बहलाता रहता है।
इन दिनों फैज़ ने अपनी बीवी को मेके भेज दिया था और उनकी अनबन हो गई थी। सरवरी ने यहाँ तक इरादा कर लिया कि फैज़ अगर उससे शादी के लिए कहेगा तो वो मान जाएगी और अपने माँ बाप को भी मनवा लेगी। मगर दूसरी तीसरी मुलाकात में फैज़ ने अपनी बुरी नीयत का इजहार कर दिया। सरवरी उसकी ममनून थी, वो भटक चली थी, लेकिन उसे ख्याल आ गया कि फैज़ तो औरतों का शिकारी है और वो कुछ शरीफ बाप की बेटी है। उसने फैज़ से कहा कि वो उसके साथ शादी कर लेगी, शादी के बगैर वो इसके साथ दोस्ताना ताल्लुक नहीं रखेगी। फैज़ ने मुझे कहा कि शादी भी हो जाएगी। सरवरी ने मुझे सुनाया, लेकिन मैं अपने आप को मज़ारों और मामूली लोगों की बेटियों में शामिल नहीं करना चाहती थी। फैज़ अपने मुतालबे से बाज ना आया। वो मुझे एक औरत को पैगाम देकर बुलाया करता था। उसने मिलने से कभी इनकार न किया। उसने जब बुलाया और जहाँ भी बुलाया मैं पहुँच गई। मैं उसे रातों को खेतों में भी मिली, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं शादी के बगैर उसकी बीवी नहीं बनूंगी। एक बार उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि तुम राजपूत हो तो मैं भी राजपूत की बेटी हूँ, हिम्मत है तो ज़बरदस्ती करके देखो। उसे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि गुस्सा छोड़ो, अगर मुझे मौत आ जाए तो राजपूती खून को तब भी नापाक नहीं करूंगी। शादी करनी है तो कर लूंगी। तुमने मेरे भाई को मौत के मुंह से निकाला था, उसका सिला दूंगी। इस बेचारी को मालूम नहीं था कि उसके भाई का अगवा एक नाटक था जो फैज़ ने उसके सामने हीरो बनने के लिए खेला था। फैज़ सीधे रास्ते पर आ गया। उसने मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांगा, लेकिन उन्होंने इस वजह से इनकार कर दिया कि फैज़ शराबी कबाबी आदमी है, बदमाशों के साथ उसका दोस्ताना है और उसने अपनी बीवी को इसलिए उजाड़ रखा है कि दूसरी औरतों का दिलदादा है। मैंने माँ से कहा कि मैं फैज़ को उसकी नेकी और बहादुरी का सिला देना चाहती हूँ। माँ ने मुझे उसकी बातें सुनाकर कायल कर लिया कि फैज़ के साथ शादी करने का नतीजा बहुत बुरा होगा। मैं अपने बाप और भाई की इज्जत की खातिर खामोश हो गई। इनकार के बाद फैज़ ने मुझे बुलाया तो मैं चली गई। उसने कहा कि तुम्हारे वालिदैन ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया है, अब तुम क्या करोगी? मैंने उसे जवाब दिया कि मैं अपने वालिदैन के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। इस पर मेरी और उसकी तू-तू मैं हो गई। मैं गुस्से से वापस आ गई। दूसरे दिन उसका पैगाम मिला कि अपने छोटे भाई को घर से बाहर न निकलने देना, वरना मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। मैं डर गई। फैज़ को तो सब जानते थे कि वो क्या कुछ कर सकता था। सरवरी के बयान के मुताबिक फैज़ उसे डराने लगा कि वो उसके भाई को गायब कर देगा। सरवरी भाई के मामले में बहुत हसास और वहमी थी। लड़का बहुत खूबसूरत था। वो फैज़ की धमकियों से डर गई। वो फैज़ से मिली। फैज़ ने उसे कहा कि वो अपने माँ बाप से कह दे कि उसकी शादी फैज़ से कर दें, वरना पछताएंगे। सरवरी ने अपने माँ बाप से कह दिया। उसका बाप लड़ाका नहीं था, वो अपने बेटों को भी लड़ाई से बचाना चाहता था, मगर माँ बाप ने रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया। सरवरी फैज़ की धमकियों का असर लेती रही और उसे मिलती रही और उसे कहती रही कि उसके साथ शादी के लिए अपने माँ बाप को मनवा लेगी। फैज़ ने गांव में मशहूर कर दिया कि सरवरी ने कहा है कि वो उसके सिवा किसी और को कबूल नहीं करेगी। ये तो सबको मालूम हो चुका था कि सरवरी फैज़ से मिलती है। उसकी सहेलियों को मालूम था कि रात को उसे खेतों में भी मिलती है। सरवरी बड़े अजीब चक्कर में आ गई। जब उसके दो उम्मीदवारों को यके बाद दीगरे उसका रिश्ता दे दिया गया और वो दोबारा उसके गाँव में न आए, तो फैज़ ने उसे बताया कि तुम्हारा रिश्ता कोई नहीं ले जा सकेगा। फिर सरवरी की शादी का दिन मुकर्रर हुआ तो होने वाले दूल्हा को लोग बेहोशी की हालत में वीराने में से उठा लाए, तो फैज़ ने सरवरी से कहा कि ये उसकी कारिस्तानी है और वो उसके छोटे भाई को गायब कर सकता है। सरवरी बहुत ज़्यादा डरी। अब फैज़ सिर्फ रिश्ता लेने पर जोर देता था। इतने में नसीर आ गया। उसे भी फैज़ ने धमकियां दी। नसीर ने सरवरी के माँ बाप को बताया और उसने बड़ी दिलेराना बातें की। फिर नादिर अली नसीर को ढूंढता आन पहुंचा। सरवरी ने नादिर अली को देखा तो उसने अहद कर लिया कि वो फैज़ पर लानत भेजेगी और नादिर अली के साथ शादी करेगी। रात नादिर अली ने सरवरी के घर बैठकर कहा कि वो फैज़ को ऐसा गायब करेगा कि उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। सरवरी को नादिर अली की ये बातें बहुत अच्छी लगी। नादिर अली चला गया और उसी रोज़ फैज़ भी गायब हो गया। मुझे फैज़ के मरने की बहुत खुशी है, सरवरी ने कहा, लेकिन जिस भाई की खातिर मैं बदनाम हुई हूँ वो फांसी के तख्ते की तरफ जा रहा है। वो फिर मेरे कदमों में बैठ गई। मैंने उसे उठाया और उसके बाप को बुलाया। उसकी तो जैसे कमर टूट गई थी। अपने बेटों के लिए रोता था। वो फैज़ को इस इलाके का बेताज बादशाह कहता था। उसने फैज़ के जुराइम की कुछ बातें सुनाई तो मेरा खून खौल उठा। मैंने उसे तसल्ली दी और थाने को रवाना हो गया। नादिर अली थाने में मौजूद था।
मैंने उसे अलग बिठा लिया और पहली बात ये कही कि फैज़ को कत्ल करके उसने बहुत बड़ी नेकी की है। उसने जुर्म से इनकार ना किया बल्कि ये कहा कि इन दोनों लड़कों को छोड़ दो और मुझ अकेले को गिरफ्तार कर लो। मैंने उसे कहा कि मैं तीनों को गिरफ्तार करूँगा और इंशाअल्लाह तीनों वापस आ जाओगे। नादिर अली के मुतालिक मुझे यकीन हो चुका था कि नसीर की बीवी के साथ उसके ताल्लुकात भाइयों वाले हैं। मैंने नंबरदार को जो गालियाँ दी वो मैं लिख नहीं सकता। फिर उसे कहा कि मैं उसकी नंबरदारी ख़त्म करा के उसे बस्ता अलिफ का बदमाश लिखवाऊंगा। नंबरदार के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। मैं दरअसल उसे इस्तेमाल करना चाहता था। उसे जब बताया कि अपनी नंबरदारी बचाने के लिए वो क्या करे और जो कुछ करे उसे राज में रखे तो वो हाथ जोड़कर राज़ी हो गया। दोनों जुराइम पेशा आदमियों से कहा कि उन्होंने एक आदमी को अगवा करके हिरासत में रखा है, उसकी उन्हें 5-5 साल सज़ा दिलाऊंगा। इन्हें बचने की एक सूरत बताई और वो चूँकि उस्ताद थे इसलिए मान गए। मैंने इन्हें छोड़ दिया। नसीर को भी मैंने समझा लिया। मैं तमाम तफसीलात में जाना बेकार समझता हूँ कि मैंने किसको क्या कहा और कागजात में क्या कुछ लिखा। मुख्तसर ये कि मैंने नसीर के अगवा के केस पर यह रिपोर्ट लिखी कि नसीर फला गांव में गया और बीमार हो गया था, लापता नहीं हुआ था। फैज़ के कत्ल का चालान नादिर अली और दोनों भाइयों के खिलाफ तैयार करके अदालत में दे दिया। तीनों को 4-5 महीने जुडिशनल हवालात में रहना पड़ा, लेकिन सेशन में केस चला तो तीनों को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया गया। मैंने इस्तग़ासा कुछ ऐसा ही तैयार किया था। बरी होने के 1 माह बाद मुझे पता चला कि नादिर अली सरवरी को ब्याह कर ले आया है।